हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नाम है बच्चों मनी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं बच्चों आपके और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं बच्चों बार्टर सिस्टम क्या होता है। मनी को जानने से पहले हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें आप गुड्स के बदले में गुड्स ऑफर करते हैं। मींस पहले के जमाने में जब रुपए पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होती थी, तो लोग कैसे अपने जरूरत का सामान लेते थे। लेट्स से मेरे पास है कुछ राइस, ओके, तो मेरे पास अगर कुछ राइस है और मुझे गेहूं चाहिए, दालें चाहिए, तो कैसे लूंगा मैं उस राइस को लेके गेहूं वाले के पास जाऊंगा और उसको कुछ राइस देके गेहूं ले लूंगा, ठीक है। ऐसे ही दाल वाले के पास जाऊंगा बच्चों, में राइस दूंगा और दालें ले लूंगा। मींस बार्टर सिस्टम रेफर टू वर्ड देखना बच्चों एक्सचेंज। यहां पे आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स के बदले में गुड्स फॉर गुड्स, ओके। एन इकोनॉमी वेयर दिस इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर डायरेक्ट बार्टर होता है उस इकोनॉमी को बोलते हैं बच्चों बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चों कमोडिटी इकोनॉमी। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अब हम देखते हैं बच्चों क्या मुश्किलें आई थी। पहले वर्ड यूज करते हैं हम डबल कोइंसिडेंस। क्या होता है डबल कोइंसिडेंस? अगर आपके पास मेरे वाले केस में राइस थे और मुझे अगर गेहूं या दाल चाहिए थी, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको दाल के बदले में राइस चाहिए, वरना मिलेगा ही नहीं आपको। भाई अगर मुझे लेस से मुझे केवल राइस ही चाहिए, तो वही बंदा आपसे बात करेगा जिसको राइस की अवेलेबिलिटी है या जिसको राइस रिक्वायर्ड है। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू, क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स बायर्स एंड सेलर। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप राइस लेके निकल रहे हैं, आपको गेहूं चाहिए, दालें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोग आपको तलाशने पड़ेंगे जिनको राइस की आवश्यकता हो। मींस यहां पे होती थी बहुत सारी लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली, डबल कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। मुझे दालें चाहिए, सामने वाले को राइस चाहिए, डबल कोइंसिडेंस हो गया, तब आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मुश्किल होती थी इसे ढूंढने में। सेकंड बच्चों, लेट्स से आपने ढूंढ तो लिया, लेकिन कॉमन मेजर कैसे निकालने वैल्यू का, यहां बात करता हूं बच्चों में क्वांटिटी। अगर आपको गेहूं चाहिए थे और आपके पास राइस है, तो कितने राइस के बदले में कितने गेहूं मिलेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता था। अब आज की डेट में तो बहुत आसान है, सबके ऊपर प्राइस टैग लगे हुए हैं। 100 रुपीज की दाल आती है, 40 रुपए की गेहूं, तो ये आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। आप मार्केट में जाइए, 40 रुपए दीजिए और गेहूं मिल गया आपको। लेकिन पहले जब बार्टर सिस्टम था, ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वल एंड देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आगे मैंने लिखा है बच्चों क्रेडिट, ये हो गया उधार। भाई साहब दिमाग लगाइए आप। अब आपको उधार की बात है, कोई मुझसे कहता है कि भाई साहब आप अपने मुझे राइस दे दो, मैं 2 महीने के बाद आपको दालें दे दूंगा। 2 महीने बाद दाल का प्राइस क्या होगा ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या वो दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये बहुत मुश्किल होता था। तो lack of standard of deferred payment, the borrower may not be able to arrange goods of exactly, देखो वर्ड देखना बच्चों, क्वालिटी, यानी कुछ टाइम के बाद वो सेम क्वालिटी दे भी पाएगा या नहीं। सेकेंड, इट मे बी डिफिकल्ट स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज फॉर पेमेंट। क्या होता था बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स। लास्ट, कमोडिटी इज टू बी पेड में लूज, देखो बेटे उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती थी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम कोई स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यूज कर सकें।
लास्ट क्या होता था बच्चों, स्टोर। आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ही, अगर मैं फूड ग्रेन्स की बात करता हूं तो आप लिमिटेड टाइम के लिए ही उसको स्टोर कर सकते हैं। एक लिमिट के बाद आप उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, बेकार हो जाएंगे। फ्रूट्स की बात करूं, सब्जियों की बात करूं, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर द फ्यूचर यूज। आपको इमीडिएट यूज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल डू नॉट possess durability. Their quality deteriorates with the passage of time. Second, storage of goods required time and effort. यहां पे टाइम लगता है, यहां पे एफर्ट लगते हैं। That means goods can't be used to store the earnings for a long term period. तो अगर आप बार्टर सिस्टम को ध्यान में रखें भाई साहब, तो बार्टर सिस्टम में आपको बच्चों क्या नहीं समझ में आया? पहला, डबल कॉन्सिडेंस। डबल कॉन्सिडेंस अगर कर भी लेते हो आप, कॉमन मेथड नहीं समझ में आया, डेफर्ड पेमेंट आप नहीं कर सकते और आप स्टोर नहीं कर सकते। इस कमियों को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया मनी का। रुपये पहले शुरू कहां से हुआ बच्चों? पहले ये राजा महाराजा गोल्ड के कॉइन, सोने के कॉइन होते थे बच्चों, तांबे के होते थे, चांदी के होते थे। फिर उसके बाद मनी का कॉन्सेप्ट आया। चलिए जी, पढ़ेंगे हम व्हाट इज मनी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। अब देखिए, बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी उसी को सही कर दो। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म फॉलोइंग 4 फंक्शन। अब 4 फंक्शन में 3 फंक्शन आपको बिल्कुल जाने पहचाने लगेंगे। एक फंक्शन नया है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई साहब, मनी से आपके कॉन्सेप्ट, मनी का मतलब हुआ जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने। जैसे अभी बताया, गेहूं की कॉस्ट 40 रुपए है, 40 रुपए दीजिए, गेहूं मिल गए। दाल की कॉस्ट 100 रुपए है, 100 रुपए दीजिए, दालें आ गई। शर्ट की कॉस्ट 500 रुपए है, 500 दीजिए, शर्ट आ गई। सिर्फ ये आपको नहीं ढूंढना कि भाई साहब मुझे अगर पेन के बदले में शर्ट, तो ऐसा कुछ नहीं करना। डबल कॉन्सिडेंट यहां पे नहीं चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये था आपका थोड़ा नया पॉइंट कि ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड पॉइंट बच्चों, मेजर ऑफ वैल्यू। ये थी, अगर आपको ध्यान हो, बार्टर सिस्टम में ये थी लिमिटेशन, उसको दूर करा गया, मेजर ऑफ वैल्यू। अब आपके पास एक कॉमन वैल्यू है, रुपया है, जिस नोट की बातें कर रहे हैं कि भाई साहब अब आपको मेजर नहीं करना, कितने के बदले कितना, आपको हर गुड्स के बदले में पैसे देने हैं। मीन्स मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू means that works as a common denomination in which values of all goods and services are expressed. थर्ड क्या हो गया बच्चों? स्टोर वैल्यू। क्या आप रुपए पैसे को स्टोर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 आराम से कर सकते हैं। या तो बैंक में कर सकते हैं या कैश में भी कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या थी प्रॉब्लम? उसको दूर करा गया, स्टोर वैल्यू। Money as a store of value means money can be used to transfer purchasing power from present to future. आप पैसे को सेव कर सकते हैं और जो भी चीजें आपको खरीदनी हैं आप फ्यूचर में जाके खरीद सकते हैं। फोर्थ क्या हो गया बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये हो गया आपका उधार या क्रेडिट। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट which are to be made in the future. तो अगर मनी के बारे में देखना है तो फटाफट देखें बेटा पहले बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में इसको हटाते हैं। पहला, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। ये एक कंडीशन है कि ये होना चाहिए। कॉमन मेजर ये भी होना चाहिए बेटे, और स्टोर भी आप करना चाहिए। मीन्स डेफिनेशन ऑफ मनी में पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर कर सके बेटे, तीसरा स्टोर कर सके और आप किसी को स्टैंडर्ड हो सको फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये है मनी की डेफिनेशन। मनी की डेफिनेशन में कोई रुपया पैसा नहीं आ रहा। जो भी चीज ये 4 फंक्शन परफॉर्म करती है आप बोलेंगे ये मनी है। ओके, चलिए अब हम कुछ बात करेंगे बेटा लीगल डेफिनेशन की, कि भाई लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसी का आप आंसर करें। एमसीक्यूज में आ सकता है कि लीगल डेफिनेशन बार्टर सिस्टम मनी, तो आराम से क्वेश्चन देखेंगे पहले। अब मैंने बोल रहा हूं आपसे बच्चों
लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। पहला देखिए बेटे, मनी इज द लॉ सेज इज मनी। सबसे पहले बोला बेटा मैंने लीगल टेंडर बच्चों दो होते हैं। कौन कौन से? लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सर ये लिमिटेड क्या होते हैं बच्चों? लिमिटेड का मतलब हो गया आपके कॉइन्स। क्या आप कॉइन्स में 4, 5, 10 लाख की पेमेंट कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। क्या लिखा हुआ है? इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011, coin shall be a legal tender in case of coin of any denomination not lower than 1 rupee। 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे मत लेके जाना, वो अलाउ नहीं है आपको। फॉर अ सम नॉट एक्सीडिंग ₹10,000, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फटाफट देखेंगे। लिमिटेड लीगल टेंडर कॉइन होते हैं, 1000 से कम तक की पेमेंट आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या हो गए बेटे? अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गए बेटे आपके नोट्स, जो आपके पेपर हो, मतलब देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके पेपर नोट्स। इसका मतलब आपके जो पॉकेट में जो 10, 20, 50, 100 जो भी नोट्स है बेटे, वो है अनलिमिटेड। इनसे आप कितनी भी शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में कॉइन पड़े हुए हैं तो आप 1000 रुपीज तक यूज कर सकते हैं। ओके, अब लड़ना मत कि सर भिखारी तो लेके चला गया पूरे कॉइन, हो सर हमें नहीं पता। हम बात करेंगे एक्ट की। कॉइनेज एक्ट 2011 में साफ लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपीज से कम की पेमेंट ही अलाउड है। तो ये है बच्चों लीगल टेंडर। अब नॉन लीगल टेंडर क्या होगा बेटे? नॉन लीगल टेंडर हुआ जो मनी तो है लेकिन लीगल का मतलब क्या हो गया? आपको लेना ही लेना पड़ेगा। आप किसी शॉप पे जाइए और बोलिए कि भाई साहब मुझे तो 1000 रुपए ये लीजिए और मुझे सामान दीजिए, तो वो ये नहीं कह सकता नहीं जी हम नहीं कर रहे, हमारे पास तो है नहीं। हाँ ये जरूर बोलता है कि खुले पैसे ले आओ, ये तो बोलता है। नॉन लीगल टेंडर क्या हो गया बच्चों? वो जो लीगली बाउंड नहीं है। जैसे आपको बात करूं मैं चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। आप किसी शॉप पे जाइए और एसी लीजिए, बोलेंगे मैं आपको चेक काट के देता हूं जी, मैं आपको बैंक नहीं। क्यों? लीगल की बात करेगा। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड। जनरली आप एक्सेप्ट करते हैं, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन आप चेक के थ्रू ही करते हैं, बट वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। Do not have the legal backing and their acceptance is totally optional। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने किसकी बात करी? मनी की बात करी। मनी के केस में 4 फीचर होते हैं। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए बेटे, है ना, उसकी स्टोर वैल्यू आपको होना चाहिए, कॉमन मेजर होना चाहिए बेटा, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर मैंने बताया आपको लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन में क्या हो गया बेटा? पहले लीगल टेंडर ऑफ मनी और नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में कॉइन्स 1000 रुपए तक। फिर किसकी बात करी बेटे? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में हो गए पेपर नोट्स। और नॉन लीगल टेंडर में हो गए बेटे चेक, बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डन है? चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आप बैंक की मनी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? वर्ड है बैंक मनी। और बैंक मनी जहां भी दिखाई दे, वर्ड आप देखो अच्छे से लिख लेना बच्चों, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट सिंपल मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट का कि जब भी आप डिमांड करेंगे बैंक को उसको पे करना पड़ेगा 100%। बैंक मनी रेफर्स टू बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। दीज डिपॉजिट आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। ठीक है, अगर आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था बच्चों बैंकिंग का, तो बैंकिंग में बताया था मैंने आपको डिमांड यानी चेक फैसिलिटी, करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है। द डिपॉजिट आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। इट मस्ट बी नोटेड बैंक मनी इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। इसमें दिमाग लगाओ मत बेटा। बैंक मनी का मतलब हो गया बच्चों चेक, आपने पढ़ा था,
और क्या हो गया बच्चों यहां पे बैंक ड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कुछ कवर करता है यहां पे। जो काम आप किससे करवाते हैं बेटे, जब डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करवाता है। इसका मतलब आपके लिए बैंक मनी का मतलब हो गया चेक्स और बैंक ड्राफ्ट, आप जब विड्रॉ करते हैं बैंक से पैसा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होगा बेटा, मनी सप्लाई का मतलब हो गया कितना पैसा, कितनी मनी एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास है। बहुत आसान तरीका, यानी एक इकोनॉमी में जो मनी पब्लिक के पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया, ये बात कर रहा है बच्चों स्टॉक कॉन्सेप्ट की। स्टॉक कॉन्सेप्ट आप मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई ध्यान सुनना। पहला, हेल्ड बाय द पब्लिक, ये केवल पब्लिक की बात कर रहा है। सेकंड पढ़ेंगे द टर्म पब्लिक सिग्निफाई मनी यूजिंग टर्म, किस किस के पास है बच्चों, देखो इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म्स, यानी जो पैसा पब्लिक के पास है, और पब्लिक में भी कौन कौन आ गए बच्चों, आपके इंडिविजुअल या फिर जो हमारे पास हम लोग होते हैं, और बिजनेस फर्म्स। इट डज नॉट इंक्लूड, यानी जो पैसा बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास है, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, प्रोड्यूसर, सप्लायर ऑफ मनी। कौन होता है बेटा, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। समझ में आया बेटे। तो जो पैसा गवर्नमेंट जो मनी बनाती है, जो पैसा उनके पास है, उसको आप क्या नहीं बोलेंगे, मनी सप्लाई। फोर्थ, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर शॉर्ट में बात करते हैं, मनी सप्लाई का मतलब क्या हो गया बेटा, जो पैसा पब्लिक के पास है उसको मान लो, जो पैसा बैंक या गवर्नमेंट के पास है वो मनी सप्लाई नहीं है। ये है बच्चों एक आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट। सिंपल तरीका ये है, यानी एक, और ये क्या होता है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, यानी मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब मुझे बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट। मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपको पता है करेंसी विद पब्लिक, ये मैंने डिस्कस कर लिया। अगर हम लोगों के पास कॉइन्स हैं, हम लोगों के पास पेपर नोट है, कुछ भी रखा हुआ है, उसको बोलेंगे आप मनी सप्लाई। सेकंड बेटे डिमांड डिपॉजिट, अभी तो मैंने क्या बताया था, जो पैसा बैंक के पास है वो तो होता ही नहीं मनी सप्लाई, लेकिन क्या लिखा हुआ है बच्चों यहां पे, यहां लिखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स, मींस जो रीपेबल ऑन डिमांड होगा उस पैसे को भी आप मनी सप्लाई बोलेंगे। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। दीज आर डिपॉजिट विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। ओनली क्या होगा बेटा, डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड, टर्म डिपॉजिट यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। और ढंग से देखो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट, मींस फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी किसकी बात कर रहा है बेटा यहां पे, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यहां पे नहीं आएंगे। अगर आप अकाउंट की बात करते हैं, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, फर्स्ट सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। इन दोनों में चेक की फैसिलिटी होती है, तो इसी को बोलेंगे बच्चों डिमांड डिपॉजिट। मींस मनी सप्लाई में दो चीजें आई, पहला करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट, जो आप अकाउंट होल्डर कभी भी पैसा अपना विड्रॉ कर सकता है। ठीक है बच्चों, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटे मनी सप्लाई, एक बार जस्ट रीडिंग लेंगे, कभी क्वेश्चन दिख जाए। M1 में क्या आता है बेटा, M1 में आगे करेंसी ऑन कॉइन्स, किसके पास थे बेटे, ये पब्लिक के पास थे। फिर आगे डिमांड डिपॉजिट, ये किसके पास थे बेटे, बैंक के पास थे।
और अदर डिपॉजिट, ये किसके पास है बच्चों? आरबीआई के पास। तो अगर M1 की बात करूं, M1 के पास हो गया बेटा मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कुछ पैसा पब्लिक के पास है, कुछ पैसा आरबीआई के पास है और कुछ पैसा बैंक के पास है। बैंक के पास कौन सा? डिमांड डिपॉजिट। करेंसी एंड कॉइन्स पब्लिक के पास और अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास। जब हम बात करेंगे M2 की, M2 में ये तीनों चीजें तो आएंगी ही आएंगी। और क्या ऐड आएगा बेटा? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट है वो भी कवर हो जाएगा। जब हम बात करेंगे बच्चों M3 की, M3 हालांकि ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है अभी, लेकिन एक बार जस्ट रीडिंग मान लीजिए। M3 में बच्चों M1 आएगा और आएंगे आपके टाइम डिपॉजिट, यानी किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फिक्स्ड डिपॉजिट की। और जब हम M4 पे जाएंगे, M4 में M3 यानी ये तो आएगा ही आएगा और क्या आएंगे बेटे? सारे के सारे डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के। इसका मतलब हम इन दोनों को अच्छे से याद करते हैं अभी, इन दोनों को। M1 का मतलब क्या हुआ? पब्लिक के पास कॉइन्स, पब्लिक के पास नोट्स, डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास, अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास। M2 में सबका सब M1, यानी ये तीनों चीजें तो आएंगी आएंगी, प्लस क्या आएगा बेटा? सेविंग डिपॉजिट। कहां का बच्चों? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का। कर दोगे अच्छे से? चलिए उन तीनों को जस्ट रीडिंग ले लेंगे। लास्ट है बच्चों हाई पावर्ड मनी, इसको बोलते हैं आप H, यानी जो मनी होता है, मनी को आप बच्चों डिनोट करते हैं M से और हाई पावर्ड मनी को डिनोट करते हैं H से। क्या होता है? हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ पहला करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कैश रिजर्व विद द बैंक। अब आप सोचो मनी सप्लाई में क्या आया था? मनी सप्लाई में भी दो चीजें आई थी बच्चों। क्या क्या आया था बेटा? मनी सप्लाई में आया था बच्चों, कहां गया बेटा? डिमांड डिपॉजिट, और क्या आया था बेटा? नेक्स्ट आया था करेंसी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? हाई पावर में क्या क्या आया? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और कैश रिजर्व विद द बैंक। मनी कंसिस्ट ऑफ, अब देखो मनी में क्या था बेटा? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, यही बताया था। यानी मनी सप्लाई या मनी में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट है, वाइल हाई पावर्ड मनी में करेंसी और कैश रिजर्व है। मींस इन दोनों में डिफरेंस किसका हुआ? डिमांड डिपॉजिट का और कैश रिजर्व का। अगर आप कैश रिजर्व को लेंगे तो आप हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं, और अगर आप मनी की बात कर रहे हैं मनी सप्लाई में, तो वहां को लेना है आपको डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, ये है आपका चैप्टर यहां पे खत्म। इसका मतलब अगर आप ढंग से देखें तो मनी सप्लाई लेते हुए जो करेंसी किसके पास है? पब्लिक के पास, आपको वो ऐड करना है। और जो किसके पास है बेटे? डिमांड डिपॉजिट किसके पास है? बैंक के पास, आपको वो लेना है। ये था चैप्टर बच्चों आपका मनी। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, आपके डाउट इसने खत्म करे होंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेटा पेपर की तैयारी करते रहें। थैंक यू बच्चों।